हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर तंत्रिकीय नियमन एवं समन्वय, और इस चैप्टर में हमने मानव के तंत्रिका तंत्र का संरचना और कार्य प्रणाली का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। और पिछली क्लास में पढ़ने टॉपिक शुरू किया था तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू, जो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक न्यूरोगिलियल सेल, जिनको गिलियल सेल भी कहते हैं, वो तंत्रिका ऊतक के आयतन का आधे से भी ज़्यादा भाग बनाती हैं, और मुख्य जो क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है उनको सहारा सपोर्ट प्रदान करती हैं। दूसरी होती है बच्चों न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती हैं तंत्रिका ऊतक की मुख्य क्रियात्मक कोशिकाएं हैं, जो परिवर्तनों या उद्दीपनों को ग्रहण करके उनका एक तंत्रिका संदेश बनाती हैं, आवेग बनाती हैं और उसका संचरण करती हैं। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने एक प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना पढ़ ली थी, जो कि 3 भागों में बटा होता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन कोशिका काय, दूसरा भाग डेंड्रोन, साइटोन से निकले अनेक कोशिका द्रव्य प्रवर्ध जिनको हम अभिवाही प्रवर्ध कहते हैं, और तीसरा एक लंबा प्रवर्ध बेलनाकार एक्सोन जो केवल एक होता है, और इसको हम बोलते हैं अपवाही प्रवर्ध, क्योंकि ये तंत्रिकीय संदेशों को साइटोन से दूर लेकर जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। एक्सोन के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ न्यूरॉन के एक्सोन पर एक वशीय पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जिसका नाम होता है माइलिन आच्छद। तो उस माइलिन आच्छद के आधार पर जो तंत्रिका तंतु होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये आज हमें पढ़ना है कि माइलिन आच्छद के आधार पर तंत्रिका तंतु के प्रकार और न्यूरॉन के प्रकार। तो बच्चों, हमारा टॉपिक था पिछली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और मैंने आपको बता दिया था कि न्यूरॉन के एक्सोन पर, कुछ न्यूरॉन के एक्सोन पर माइलिन आच्छद पाया जाता है। माइलिन आच्छद पाया जाता है। ये माइलिन आच्छद क्या होता है? ये वशीय पदार्थ है। ये माइलिन आच्छद क्या होता है? वशीय पदार्थ है। ये पाया जाता है जो वास्तव में फास्फोलिपिड का बना होता है। ये जो माइलिन आच्छद है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। माइलिन जो आच्छद है बच्चों, ये ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। कुछ न्यूरॉन के एक्सोन पर माइलिन आच्छद होता है, कुछ पर नहीं होता। तो इस माइलिन आच्छद के आधार पर हम न्यूरॉन को, तंत्रिका तंतु को 2 भागों में बांट सकते हैं। इस आधार पर जो तंत्रिका तंतु हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होते हैं आच्छदी तंत्रिका तंतु, मेडुलेटेड नर्व फाइबर, और दूसरे होते हैं आच्छदहीन तंत्रिका तंतु, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। तो तंत्रिका तंतु 2 प्रकार के होंगे, आच्छदी जिन पर माइलिन आच्छद पाया जाएगा, दूसरे आच्छदहीन जिन पर ये माइलिन आच्छद नहीं पाया जाता है। तो बच्चों, इन दोनों में जो मुख्य डिफरेंस हमें वो पढ़ने हैं। तंत्रिका तंतु जो आच्छद और आच्छदहीन होता है, इसमें हमें तुलनात्मक अंतर पढ़ने हैं बच्चों। जैसे एक कॉलम में बना दूं, आच्छदी तंत्रिका तंतु, आच्छदी तंत्रिका तंतु। दूसरा बन जाएगा आच्छदहीन तंत्रिका तंतु। इंग्लिश में हम इनको कह सकते हैं मेड्यूलेटेड
नर्व फाइबर या माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो बच्चों, कुछ एक्सोन के चारों तरफ जो वसीय पदार्थ का आवरण पाया जाता है जिसका नाम होता है माइलिन आच्छद, उसके आधार पर नर्व फाइबर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक आच्छदी तंत्रिका तंतु या मेडुलेटेड नर्व फाइबर या माइलिनेटेड, दूसरे हो जाएंगे आच्छदहीन नॉन मेडुलेटेड या अनमाइलिनेटेड। सबसे पहला डिफरेंस इनमें जो होता है वो ये है बच्चों कि ये ऐसे तंत्रिका तंतु हैं जिनके चारों ओर माइलिन आच्छद उपस्थित रहता है। ये ऐसे तंत्रिका तंतु हैं बच्चों जिनके चारों ओर क्या उपस्थित रहता है? माइलिन आच्छद, इसलिए इसको कहा गया है आच्छदी। जबकि ये ऐसे हैं जिनके चारों तरफ माइलिन आच्छद अनुपस्थित रहता है। ये ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ माइलिन आच्छद क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। क्लियर है बच्चों पहला डिफरेंस? ओके। दूसरा डिफरेंस, ये जो माइलिन आच्छद है बच्चों, ये वाला जो मैंने बताया है, ये वसीय पदार्थ है। वसाओं के कारण ये सफेद रंग का होता है। तो बच्चों, ऐसे तंत्रिका तंतु श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर का निर्माण करते हैं। ये वाले जो तंत्रिका तंतु हैं वो श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ पर माइलिन आच्छद नहीं होता, इसलिए इनका रंग जो है धूसर ग्रे हो जाता है। तो ये बच्चों क्या करते हैं CNS में, ये धूसर द्रव्य ग्रे मैटर बनाते हैं। इनका जो काम है वो ग्रे मैटर धूसर द्रव्य बनाना होता है बच्चों। कौन से का? नॉन माइलिनेटेड का। और जो मेडुलेटेड होते हैं ये वसीय पदार्थ से कवर रहते हैं, इसलिए बच्चों ये बनाते हैं श्वेत द्रव्य। ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस होता है वो ये है कि बच्चों, जो आच्छदी तंत्रिका तंतु हैं इनके बाहर वसीय पदार्थ का आवरण है, इसलिए इनमें जो तंत्रिका आवेग संचरण होता है, तंत्रिका आवेग संचरण, ये तीव्र गति से होता है। तंत्रिका आवेग संचरण जो आच्छदी तंत्रिका का तंतु है उनमें बच्चों तीव्र गति से होता है, जबकि इनमें जो आवेग संचरण है, आवेग संचरण वो तुलनात्मक धीमी गति से होता है। क्लियर है बच्चों? तो आवेग संचरण इंपॉर्टेंट है। मेडुलेटेड में तीव्र गति से होता है, नॉन मेडुलेटेड में धीमी गति से। क्यों? अपन कारण इसका आगे जानेंगे। अब ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये वाले तंत्रिका तंतु कहाँ पाए जाते हैं? एक तो मैंने बता दिया कि श्वेत द्रव्य जहाँ जहाँ पड़ा अपने मस्तिष्क की दीवार में, कि बाहर श्वेत अंदर धूसर, इस प्रकार से, तो वो सारा श्वेत द्रव्य कहीं भी हो वो ऐसे तंत्रिका तंतुओं से मिलकर बना होता है। और जो धूसर द्रव्य कहीं पर भी होता है तो इस प्रकार से मिलकर बना होता है। अब जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो NCERT में दे रखा है कि श्वेत द्रव्य से बने तंत्रिका तंतु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, NCERT के हिसाब से याद रखेंगे। तो बच्चों, ये वाले तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, एक तो कपालीय तंत्रिकाओं में, और दूसरा मेरु तंत्रिकाओं में।
कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं जो हैं आच्छादी तंत्रिका तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं, जबकि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एक तो कायिक तंत्रिका तंतु, कायिक तंत्रिका तंतु SNF सोमेटिक नर्व फाइबर, और एक होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंतु ANF। अगर तंतु की बात करते हैं तो मैंने F लिख दिया है, और अगर आप तंत्र लिखोगे यहाँ पर तो S लिख दोगे सिस्टम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के जो तंतु होते हैं वो आच्छदहीन होते हैं, जबकि कपाली और मेरु तंत्रिकाओं के जो तंतु होते हैं वो आच्छदी होते हैं। तो ये बच्चों था टॉपिक, न्यूरॉन की संरचना से रिलेटेड ही था कि न्यूरॉन में इस प्रकार से साइटोन है, साइटोन से बहुत सारे प्रवर्ध निकले रहते हैं जिनको हमने नाम दिया डेंड्राइट, और एक लंबा प्रवर्ध एक्सोन। इस एक्सोन के चारों तरफ वसीय पदार्थ का आवरण पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया माइलिन आच्छद। ये होता है बच्चों माइलिन आच्छद। तो जिन पर ये उपस्थित होता है वो आच्छदी तंत्रिका तंतु, और जिन पर ये नहीं होगा वो आच्छदहीन तंत्रिका तंतु। और उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, इन डिफरेंसेस को हम जो है एक टेबल बनाकर, सारणी बनाकर हमने इनकी तुलना करी है। हाँ, तो बच्चों ये थे डिफरेंसेस आच्छदी और आच्छदहीन तंत्रिका तंतुओं में। अब देखो बच्चों, इसके बारे में मैंने 2 नोट लिखवा रखे हैं। जो नोट्स आप लोग देखेंगे, जो इंस्टीट्यूट से आपको दिए गए थे, उन नोट्स को आप देखोगे तो वहाँ 2 नोट लिखे हुए हैं। इसमें एक नोट तो ये लिखा हुआ है, पहला नोट, कि जो आच्छदी तंत्रिका तंतु होते हैं, मतलब जो वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर श्वेत द्रव्य कौन से तंत्रिका तंतु से मिलकर बना होता है? वो बना होता है बच्चों आच्छदी से। ग्रे मैटर मस्तिष्क में किससे मिलकर बना होता है? आच्छदहीन से। तो बच्चों जहां धूसर द्रव्य है ग्रे मैटर, क्योंकि यहां पर नॉन मेडुलेटेड है तो यहां पर साइटोन ज्यादा सांद्रित होते हैं बच्चों। तो मैं बता दूं आपको कि जो ग्रे मैटर होता है मस्तिष्क में, जो ग्रे मैटर होता है ये मेनली बना होता है एक तो न्यूरॉन के साइटोन से, और एक बना होता है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर से। इनसे मिलकर बना होता है। जो आच्छदी तंत्रिका तंतु होते हैं वो तो श्वेत द्रव्य में होते हैं, लेकिन जो ग्रे मैटर की अपन बात करते हैं, धूसर द्रव्य की अपन बात करते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पाया जाता है, तो वहां मेनली न्यूरॉन के साइटोन होते हैं ज्यादा मात्रा में, और साथ में नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु होते हैं। ये नोट का एक पॉइंट है। इसके साथ ही बच्चों नोट का दूसरा पॉइंट भी होता है, उसमें मैंने लिख रखा है कि जो नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु हैं, नॉन मेडुलेटेड नर्व जो फाइबर होते हैं, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, ये भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। देखो बच्चों, एक नाम आया था श्वान सेल, श्वान कोशिकाएं। श्वान कोशिकाएं क्या होती हैं? ये पीएनएस में इस माइलिन आच्छद का निर्माण करती हैं। वसीय पदार्थ का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का नाम है श्वान कोशिकाएं। इसी प्रकार एक नाम आया था ओलिगोडेंड्रियोसाइट कोशिकाएं, वो भी तो माइलिन आच्छद ही बनाती हैं, पर वो बनाती है बच्चों सीएनएस में। ये जो माइलिन आच्छद है, श्वेत द्रव्य जो है वो माइलिन आच्छद से बना होता है। तो माइलिन आच्छद कौन बनाता है? एक तो बनाती है श्वान सेल्स, एक बनाती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो श्वान सेल्स तो बनाती हैं बच्चों
पीएनएस में और ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती हैं सीएनएस में। तो इनका काम है माइलिनाक्षत बनाना, लेकिन ये वाली सेल नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतुओं पर भी पाई जाती हैं। बस बात ये है कि यहाँ पर ये माइलिनाक्षत नहीं बनाती हैं, ये माइलिनाक्षत नहीं बनाती हैं यहाँ पर होती ज़रूर हैं। तो ये आपको थोड़े से 2 पॉइंट नोट थे, आपको याद रखने हैं। तो कंप्लीट हो जाता है बच्चों टॉपिक न्यूरॉन की, एक प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना, जिसमें हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है एक्सोन, साइटोन, डेंड्रोन। और एक्सोन के चारों तरफ जो माइलिनाच्छद है उसके आधार पर तंत्रिका तंतु 2 प्रकार के, आच्छदी तंत्रिका तंतु और दूसरा आच्छदहीन तंत्रिका तंतु। क्लियर है बच्चों? आगे चलेंगे बच्चों हम लोग, और वो है न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन की संरचना कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के प्रकार। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के प्रकार किस आधार पर हैं बच्चों? ये है न्यूरॉन से निकले प्रवर्धों के आधार पर। न्यूरॉन से निकले प्रवर्धों के आधार पर जो न्यूरॉन है वो 4 प्रकार की हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला एक प्रकार आता है एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन, हिंदी में कहेंगे अध्रुवीय न्यूरॉन। ऐसी न्यूरॉन जिसमें साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। ये ऐसी न्यूरॉन है जिसमें साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। साइटोन है और साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, लेकिन इन प्रवर्धों का क्रियात्मक विभाजन नहीं होता है। लेकिन इन प्रवर्धों का क्रियात्मक विभाजन नहीं होता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे ये कोई न्यूरॉन का साइटोन है। अब साइटोन से यहां पर भी कोई प्रवर्ध निकल गया, यहां से 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 कोई प्रवर्ध निकल गया। ऐसे बहुत सारे प्रवर्ध निकल गए चारों तरफ, जिनका आकार आकृति सब अलग अलग है। तो इन प्रवर्धों का कोई क्रियात्मक विभाजन नहीं होता है। मतलब ये है कि इनमें एक ही प्रवर्ध संदेशों को ला भी सकता है और ले जा भी सकता है। मतलब एक ही प्रवर्ध अभिवाही का भी काम कर सकता है और अपवाही का भी काम कर सकता है। जनरली हमने पढ़ा प्रारूपिक न्यूरॉन में डेंड्रोन सूचनाएं लाते हैं मतलब अभिवाही, और एक्सोन दूर लेकर जाता है मतलब अपवाही। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये क्रियात्मक विभाजन नहीं होता। एक ही प्रवर्ध सूचनाएं ला भी सकता है और ले जा भी सकता है। तो ऐसे न्यूरॉन कहलाते हैं बच्चों एपोलर न्यूरॉन, अध्रुवीय न्यूरॉन। ये सबसे सरल प्रकार की न्यूरॉन है बच्चों, सबसे सरल प्रकार की न्यूरॉन है, और ये पाई जाती हैं बच्चों सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में। सिलेंट्रेटा जो जंतु हैं उनमें पाई जाती है, जिसका आइडियल एग्जाम्पल है हाइड्रा। सिलेंट्रेटा संघ का जो आइडियल एग्जाम्पल है वो क्या है? हाइड्रा। तो उसमें पाया जाता है बच्चा इस प्रकार की न्यूरॉन। सबसे पहले जंतु जगत में न्यूरॉन का निर्माण सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में हुआ है, तो वहाँ इस प्रकार के न्यूरॉन है।
नंबर 2 पर आती हैं बच्चों एक ध्रुवीय न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, एक ध्रुवीय न्यूरॉन। एक ध्रुवीय न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। ये ऐसी न्यूरॉन है बच्चों जिनमें केवल एक एक्सोन उपस्थित होता है। प्रवर्धों के आधार पर बांट रहे हैं हम, तो केवल एक प्रवर्ध, और वो भी कौन सा है, एक्सोन उपस्थित। ऐसी न्यूरॉन जिसके साइटोन से केवल एक ही प्रवर्ध, और उसका भी नाम क्या है, एक्सोन, वो निकला रहता है, डेंड्रोन नहीं होते हैं, तो ऐसी न्यूरॉन को बोलते हैं एक ध्रुवीय न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। और ऐसी न्यूरॉन कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं बच्चों कशेरुकी जंतुओं की भ्रूणीय अवस्था में। कशेरुकी जंतुओं की भ्रूणीय अवस्था में जो पाई जाने वाली न्यूरॉन हैं वो होती हैं एक ध्रुवीय न्यूरॉन। इसके बाद नंबर 3 आता है बच्चों द्विध्रुवीय न्यूरॉन। द्विध्रुवीय न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। द्विध्रुवीय न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, ऐसी न्यूरॉन जिनमें साइटोन से एक प्रवर्ध डेंड्रोन और एक एक्सोन निकला रहता है, वो होती है द्विध्रुवीय न्यूरॉन। तो इनकी क्या परिभाषा होगी, साइटोन प्लस एक प्रवर्ध तो कौन सा होगा, डेंड्रोन, प्लस एक प्रवर्ध कौन सा होगा, एक्सोन। एक्सोन तो सदैव एक ही रहेगा बच्चों, अगर रहेगा तो एक्सोन तो सदैव ही एक रहता है अगर है तो साइटोन से एक डेंड्रोन एक एक्सोन, इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन। और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं बच्चों नेत्र के रेटिना में, नेत्र के रेटिना में उपस्थित। घ्राण उपकला भी मैंने नोट्स में लिखा हुआ, वो भी याद रख सकते हो। बाकी एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, नेत्र के रेटिना में। और ये किस प्रकार की होती हैं, ये इस प्रकार की हो जाएंगी, जैसे ये एक प्रवर्ध हो गया है डेंड्राइट, ये इसका साइटोन, और ये एक प्रवर्ध दूसरा एक्सोन। इस प्रकार से तो ऐसी होती हैं बच्चों द्विध्रुवीय न्यूरॉन। और लास्ट नंबर 4 आता है, वो है बहुध्रुवीय न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन बहुध्रुवीय न्यूरॉन। इसकी संरचना हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। जो पिछली क्लास में हमने न्यूरॉन की संरचना पढ़ी है बच्चों, वो वास्तव में हमने बहुध्रुवीय न्यूरॉन की ही पढ़ी है। तो इसमें क्या होगा, इसके डेफिनेशन में, कि इसमें साइटोन होगा और उस साइटोन से निकले रहेंगे अनेक डेंड्रोन, अनेक तो क्या निकले रहेंगे, डेंड्रोन। बहुत सारे डेंड्राइट्स जो होते हैं, हमने न्यूरॉन का चित्र बना लिया है। और साथ में एक एक्सोन, मैंने बता दिया आपको, एक्सोन सदैव कितना रहेगा, एक ही रहेगा, एक एक्सोन होता है। एक्सोन जैसे भी लिख सकते हैं, सैसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की न्यूरॉन होती है मल्टीपोलर न्यूरॉन। चित्र हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार साइटोन होगा,
साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकलेंगे इस प्रकार से, और एक मुख्य प्रवर्ध निकलेगा एक्सॉन। तो ऐसी न्यूरॉन होती हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं वर्टिब्रेट्स की अधिकांश न्यूरॉन। ये होती हैं वर्टिब्रेट्स की अधिकांश न्यूरॉन। कशेरुकी जंतुओं के जो अधिकांश न्यूरॉन हैं, जो ज़्यादातर न्यूरॉन हैं, वो इस प्रकार की होती हैं बच्चों। क्लियर है? तो ये था बच्चों मानव में न्यूरॉन के प्रकार। हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका ऊतक, और तंत्रिका ऊतक दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक तो होती हैं ग्लियल सेल, सपोर्टिंग सेल्स, दूसरी न्यूरॉन। संरचना पढ़ ली, और ये टॉपिक था न्यूरॉन के प्रकार, तो हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ही है बच्चों, द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं नेत्र की रेटिना में, और घ्राण उपकला भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद इस टॉपिक में हम आगे चलते हैं, और अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका वो है तंत्रिका आवेग। तो एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है तंत्रिका आवेग। नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग, या हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स। क्या होता है बच्चों तंत्रिका आवेग? तो एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, नोट्स में आपके पास अवेलेबल है। तंत्रिका आवेग क्या होता है कि बाहरी या आंतरिक वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर, बाहरी वातावरण हम जंतु शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर के बाहर के वातावरण या शरीर के अंदर के वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर न्यूरॉन में जो सकल विद्युत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का योग तंत्रिका आवेग कहलाता है। वापस सुनेंगे ध्यान से कि जब कोई भी परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर के अंदर या बाहर, कोई भी परिवर्तन जो शरीर के चाहे आंतरिक वातावरण में हो चाहे बाह्य वातावरण में हो, इस परिवर्तन को हम नाम देते हैं बच्चों उद्दीपन। इस परिवर्तन को क्या नाम देंगे? उद्दीपन। इस उद्दीपन के कारण अगर न्यूरॉन में जितने भी विद्युत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसकी वजह से जो भी विद्युत रासायनिक परिवर्तन न्यूरॉन के अंदर होते हैं, इन परिवर्तनों का जो योग है टोटल, उस योग का नाम होता है तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स। तो उद्दीपनों के फलस्वरूप न्यूरॉन में होने वाले सकल विद्युत परिवर्तनों का टोटल योग जो है वो है तंत्रिका आवेग। वास्तव में क्या है तंत्रिका आवेग? तंत्रिका आवेग वास्तव में सक्रिय विभव होता है बच्चों। तंत्रिका आवेग वास्तव में क्या होता है? सक्रिय विभव, एक्शन पोटेंशियल होता है, जिसको हम आगे अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है सक्रिय विभव, एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका आवेग। क्लियर है बच्चों परिभाषा? तंत्रिका आवेग किसे कहेंगे? अब यहाँ पर एक नाम आता है उद्दीपन क्या है, इसको अपन और परिभाषित कर लेते हैं बच्चों।
उद्दीपन स्टिमुलस। क्या होता है उद्दीपन स्टिमुलस? बच्चों, कोई भी परिवर्तन जो न्यूरॉन को सक्रिय कर दे, जो न्यूरॉन को उद्दीपित कर दे, वही उद्दीपन है। किसी भी रूप में हो सकता है, वातावरण में धूप के रूप में हो सकता है, ठंड के रूप में हो सकता है, कोई कांटा चुभने के रूप में हो सकता है, स्पर्श के रूप में हो सकता है, दाब के रूप में हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है बच्चों उद्दीपन। विद्युत रूप से उद्दीपन हो सकता है, भौतिक रूप का उद्दीपन हो सकता है, रासायनिक रूप का उद्दीपन हो सकता है। जैसे छुआ, दाब लगा, भौतिक उद्दीपन है। हमने महसूस किया, कोई रसायन गिर गया, रासायनिक उद्दीपन है। चोट लग गई, यांत्रिक उद्दीपन है। तो ऐसे उद्दीपन बहुत सारे होते हैं। तो उद्दीपन क्या है? ऐसा कोई परिवर्तन जो न्यूरॉन को सक्रिय कर दे, अर्थात न्यूरॉन में क्या उत्पन्न कर दे? सक्रिय विभव। तो ऐसे परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? उद्दीपन कहते हैं बच्चों। तो परिवर्तन ही उद्दीपन है, और उद्दीपनों के फलस्वरूप न्यूरॉन ने जो परिवर्तन अपने आप में दिखाया, जो रासायनिक रूप से वोल्टेज उत्पन्न किया, उस वोल्टेज का नाम है सक्रिय विभव। तो ये बच्चों उद्दीपन है। एक जनरल लाइन मैंने लिख रखी है कि जो तंत्रिका आवेग संचरण है, तंत्रिका आवेग संचरण, ये बच्चों ऑल और नन लॉ के अनुसार होता है। जो तंत्रिका आवेग संचरण है वो किस हिसाब से होता है बच्चों? ऑल और नन लॉ के हिसाब से होता है। ऑल का मतलब होता है संपूर्ण, या नन का मतलब है बिल्कुल नहीं। इस आधार पर होता है बच्चों तंत्रिका आवेग संचरण। किस सिद्धांत के अनुसार होता है? ऑल और नन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्या कहता है ऑल और नन लॉ? बच्चों, इस नियम के अनुसार तंत्रिका आवेग संचरण, तंत्रिका आवेग संचरण या तो पूर्ण रूप से होता है, तंत्रिका आवेग संचरण या तो पूर्ण रूप से होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। तंत्रिका आवेग संचरण या तो कैसा होता है? पूर्ण रूप से होता है, या फिर कैसे होता है? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आवेग संचरण हो गया, थोड़ा सा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। या तो आवेग संचरण पूर्ण रूप से होगा या बिल्कुल नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं हम ऐसा? तो बच्चों यहां एक डेफिनेशन आती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। उद्दीपन का दहली मान थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या होता है उद्दीपन का दहली मान या थ्रेशोल्ड वैल्यू? ये भी आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। दहली मान या हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है? उद्दीपन की वह न्यूनतम मात्रा जो कि न्यूरॉन में सक्रिय विभव, जिसका दूसरा नाम है तंत्रिका आवेग, उत्पन्न कर दे, ऐसे उद्दीपन की मात्रा को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू।
उद्दीपन का देहली मान या उद्दीपन का थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है? उद्दीपन का वह न्यूनतम मान जो एक तो न्यूरॉन को मिले तो न्यूरॉन सक्रिय हो जाए, और दूसरी बात सक्रिय होकर क्या उत्पन्न कर दे? तंत्रिका आवेग। तो उस उद्दीपन की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब हम वापस चलते हैं पॉइंट पर, ऑल और नन ला कि तंत्रिका आवेग संचरण ऑल और नन ला के अकॉर्डिंग होता है, या तो पूर्ण रूप से संचरण होगा या फिर संचरण बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसे हम इसको उस बात से लिंक करते हैं कि बच्चों वे उद्दीपन जिनका मान देहली मान से कम है, वे उद्दीपन जिनका मान देहली मान से कम है। उद्दीपन कितना है बच्चों? देहली मान से कम। उद्दीपन कितना है बच्चों? देहली मान से कम। तो ऐसे उद्दीपनों का संचरण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तंत्रिका आवेग संचरण के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए उद्दीपन की। अगर उद्दीपन की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो ऐसे उद्दीपन का जो संचरण है वो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? तो फिर कौन से उद्दीपन का संचरण होगा? उस उद्दीपन का संचरण होगा जिसमें उद्दीपन का मान देहली मान के समान है या अधिक है। अगर उद्दीपन की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, या तो देहली मान के बराबर होगी या फिर देहली मान से ज्यादा होगी, तो ऐसे उद्दीपनों का क्या होगा? पूर्ण रूप से संचरण किया जाएगा। ये था बच्चों तंत्रिका आवेग। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों तंत्रिका आवेग क्या होता है। तंत्रिका आवेग क्या होता है बच्चों? कि कोई भी ऐसा परिवर्तन या उद्दीपन जो न्यूरॉन में विद्युत रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर दे, तो उन परिवर्तनों का योग क्या कहलाता है? तंत्रिका आवेग। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन ऐसा परिवर्तन है, वास्तव में तो तंत्रिका आवेग सक्रिय विभव है। तो उद्दीपन क्या है? ये ऐसा परिवर्तन है जो न्यूरॉन में सक्रिय विभव उत्पन्न कर दे, ये उद्दीपन है। और उद्दीपन का न्यूनतम मान जो सक्रिय विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है, उसकी वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर उद्दीपन की मान थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो उस उद्दीपन को ग्रहण नहीं किया जाएगा, मतलब उसका मैसेज नहीं बनेगा, उसका संदेश नहीं बनेगा। और अगर उद्दीपन की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो उसका संदेश बनाया जाएगा और उसको संचरित किया जाएगा शरीर के अंदर। इस आधार पर हमने कहा कि तंत्रिका आवेग संचरण या तो पूर्ण रूप से होता है या बिल्कुल नहीं। इसको कहा जाता है ऑल और नन ला, इसके अकॉर्डिंग आवेग संचरण होता है। अगर उद्दीपन की वैल्यू देहली मान से के समान या ज़्यादा है तो संचरण पूर्ण रूप से होगा, और अगर इससे कम है तो संचरण बिल्कुल नहीं होगा। ये था बच्चों तंत्रिका आवेग संचरण। हम बात करें तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन की संरचना विस्तृत रूप से पढ़ ली है, ग्लियल सेल विभिन्न प्रकार की पढ़ ली है, और एक टॉपिक हमने पढ़ा तंत्रिका आवेग क्या होता है। अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन के द्वारा आवेग संचरण किस प्रकार से होता है। हमने तंत्रिका आवेग पढ़ा है, लेकिन न्यूरॉन के माध्यम से आवेग संचरण कैसे होता है ये हम बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।